जय हिंद साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछे गए, मैथ के कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछेगा और जीके में किस टाइप के सवाल कहां कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो अगर अभी तक आपका आरपीएफ का पेपर नहीं हुआ है और साथियों अगली शिफ्ट में किसी शिफ्ट में आपका पेपर है और आप कम मेहनत के साथ इस पेपर को पास करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग साथियों जीके देखेंगे, उसके बाद करंट अफेयर देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग देखेंगे और उसके बाद मैथ देखेंगे। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जवाब अगर 22 मार्च है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो साथियों पहले भारतीय अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था। तो इनका नाम साथियों बछेंद्री पाल था। क्या नाम था? बछेंद्री पाल ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों आप इन सवालों को देखिए, क्यों? क्योंकि साथियों देखिए आपके एग्जाम में 3 प्रकार के जीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तो साथियों सिंपल सवाल पूछे जा रहे हैं और दूसरे आपके मॉडरेट सवाल जीके के पूछे जा रहे हैं और तीसरे टाइप के हार्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। इस क्लास में आप लोग जो देखेंगे वो सिंपल टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जिस टाइप के आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप अपने एग्जाम में जीके के सेक्शन में अगर सिंपल सभी सवालों को कर दो, मॉडरेट सभी सवालों को कर दो और हार्ड क्वेश्चन को अगर आप छो भी मत, तब भी आपका पेपर पास हो जाएगा। आपको पेपर पास करना है ना, पेपर पास होने से आपका मतलब होना चाहिए। चलिए, तो इन सभी सवालों को देखिए और अभी जो करंट अफेयर के सवाल आएंगे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्टो आपको देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्जाम में। तो अगर बात करें भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यालय कहां पर स्थित है, तो मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए करके काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये कहां पर है, तो भाई साहब ये असम में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देश का लौह पुरुष साथियों किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही देश का लौह पुरुष कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त ही साथियों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ये भी आपको याद रखना है। महान सम्राट अशोक ये किस वंश के थे, तो ये मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे साथियों? ये अशोक जो था ना, ये मौर्य वंश के थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रिहंद बांध साथियों किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये तो यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है रिहंद बांध, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि चोल शासकों की भाषा क्या थी, तो चोल शासकों की भाषा क्या थी साथियों? तमिल थी। क्या चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से कौन कविराज के नाम से भी जाना जाता है। कविराज के नाम से साथियों किसको जाना जाता है, मुझे बताइए। भोज परमार को कविराज के नाम से विख्यात है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम की अगर बात करें, गुलबदन बेगम के द्वारा ही हुमायूं नामा की रचना की गई थी। भारत के प्रथम आक्रमणकारी कौन थे? महमूद गजनवी थे। नहीं साथियों, मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन? भारत के प्रथम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। उसके बाद देखिए औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है, तो औरंगाबाद में साथियों औरंगजेब का मकबरा स्थित है। साथियों अभी 50 सवाल तो हम लोग जीके के देखेंगे, लेकिन उसके बाद 20 सवाल जो होंगे ना वो करंट अफेयर के होंगे और बहुत एक्सपेक्टेड सवाल ये हैं। उसके बाद रीजनिंग के सवाल हम लोग देखेंगे और मैथ के सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद में है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, यानी कि चेतक घोड़ा तो राणा प्रताप का घोड़ा था। किसका? राणा प्रताप का घोड़ा था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। पाल वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? गोपाल थे। गोपाल आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए करके किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने ही साथियों फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला सवाल देखिए करके जगन्नाथ मंदिर ये किस राज्य में है, तो ये साथियों ओडिशा में है। कहां पर है? ओडिशा में ही जगन्नाथ मंदिर है। अगला देखिए करके महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो साथियों जो पूछा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो खड़क सिंह थे। कौन थे साथियों? खड़क सिंह थे। अगला देखिए कह रहे कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, तो जो अवध के नवाब थे ना, अवध के नवाब, ये साथियों नवाब वजीर कहलाए जाते थे। उसके बाद देखिए पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो साथियों तांबा निकेल नहीं, तांबा लोहा नहीं साथियों, तांबा और जस्ता होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में इस बार आपको दिखेगा। तो पीतल में तांबा और जस्ता होता है। उसके बाद देखिए शिवाजी का राज्य अभिषेक
अभिषेक कहां हुआ था? तो साथियों रायगढ़ में इनका राज्य अभिषेक हुआ था। कहां पर? रायगढ़ में इनका राज्य अभिषेक हुआ था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट इसमें से कौन थे साथियों? बहादुर शाह द्वितीय ही अंतिम मुगल सम्राट थे। उसके बाद देखिए करके मुगल काल की राजभाषा क्या थी बताइए। तो मुगल काल की राजभाषा हिंदी, अरबी या फारसी? मैं कहूंगा साथियों फारसी थी। उसके बाद देखिए कह के राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति तो साथियों उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला देखिए कह के सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी बताइए? तो साथियों कपूर सिंह के द्वारा खालसा दल की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हुमायूं नामा साथियों किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुलबदन बेगम के द्वारा ही साथियों हुमायूं नामा लिखा गया था। उसके बाद देखिए वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर? अगर आपसे पूछा जाए तो गंगा नदी आपको बताना है। अगला देखिए करके सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक तो साथियों बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। और महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो साथियों चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा गया था। और चार मीनार कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद में साथियों चार मीनार स्थित है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था? सॉरी कब हुआ था? हुआ तो गुजरात के पोरबंदर में था, लेकिन कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था। अगला देखिए अजंता की गुफाएं साथियों कहां पर हैं? तो यह महाराष्ट्र में है। क्या? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। और फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सीकरी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, ये आपको भी मालूम होगा। ठीक है ना साथियों, बहुत तेजी के साथ आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि जब आप साथियों जवाब देते हैं बहुत तेजी के साथ तो जीके के सेक्शन को आप बहुत जल्दी खत्म करते हैं और फिर रीजनिंग और मैथ को करने के लिए भरपूर आपके पास समय मिल जाता है। तो गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो ये साथियों शाक्य वंश से संबंधित है। अगला देखिए अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को ही साथियों अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए करके कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो अगर बात करते हैं साथियों तुकाराम की, तो ये जो तुकाराम थे ये महाराष्ट्र से थे। अगला देखिए करके किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये तो साथियों निजामुद्दीन औलिया साहब का कथन था कि दिल्ली अभी दूर है। उसके बाद देखिए ईसा मसीह का जन्म कहां पर हुआ था? तो बैथलेहम में साथियों इनका क्या? बैथलहेम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट नंबर का सवाल करके न्याय दर्शन के लेखक कौन है? तो गौतम ही साथियों न्याय दर्शन के लेखक हैं। अगला देखिए शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? तो यह साथियों सामवेद से लिया गया। कहां से? यह सामवेद से लिया गया साथियों शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों कथकली से। ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो कथकली आपको बता देना होगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मैं कहूंगा वीणा ही सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। और मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा क्या है साथियों? एक चित्र ही तो है, एक पिक्चर है, तो एक चित्र यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा ही साथियों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम की अगर बात करें ये साथियों केरल का त्यौहार है। अगला देखिए कह रहे महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये साथियों मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? ये साथियों मौर्य वंश के थे। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर के सवाल हैं। अब यहां से साथियों करंट अफेयर के सवाल आपके सामने शुरू हो चुके हैं। तो कहा जा रहा है साथियों बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहां पर की गई है? तो अभी हाल फिलहाल में ही साथियों त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कह रहे इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो साथियों ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। क्या? इंडस फूड प्रदर्शनी 2025 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर का भी सवाल आप लोग देख लीजिए। कह रहे कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों कौन बनेंगे? इनका नाम है बहादुर सिंह सागू। और बहादुर सिंह सागू ही भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। तो जब तक आपके एग्जाम में सवाल है हो सकता हो बन चुके हो तब तक। अगला देखिए करके दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? वो ओम बिरला के द्वारा किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो कौन सा देश साथियों बना है? इंडोनेशिया बना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए साथियों कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, क्योंकि अभी करंट अफेयर चल रहे, उसके बाद रीजनिंग होगी और फिर मैथ होगी। ठीक है ना। अगला सवाल कह रहे कि कहां विश्व की सबसे वृद्ध महिला
टोमिको इटूका का निधन हुआ है। तो कहां की बात चल रही है? जापान में विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटूका का निधन हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक साथियों? स्वर्ण पदक जीता है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि रायथू भरोसा योजना, क्या रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए देगी? तो यह काम साथियों तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना राज्य सरकार ने किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी। और कौन सी योजना के अंतर्गत? रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत। किस देश के राष्ट्रपति ने देश के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो मैं कहूंगा साथियों अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने यह काम किया है, और अमेरिका आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि कौन 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना? तो अपना भारत बना। भारत आपका सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन चुका है? तो साथियों कौन सा देश बन चुका है? अपना देश भारत बन चुका है। यानी कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश अपना भारत बन चुका है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके यानी कि भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ये कहां शुरू किया गया? तो साथियों सिक्किम में शुरू किया गया। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ये कहां पर शुरू किया गया है? तो सिक्किम में शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है? तो यहां पर आपका जवाब दिल्ली हो जाएगा। ठीक है ना, दिल्ली आपका सही जवाब हो जाएगा। कहां पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? तो साथियों कहां पर मिला है अगर आपसे पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश आपको बता देना है कि पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहां पर मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। अगला सवाल कह रहे कि किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो मैं कहूंगा साथियों किस देश की बात चल रही है? फटाफट आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। कनाडा देश की बात चल रही है, यानी कि कनाडा देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दिया है। अगला सवाल कह रहे कि किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो मैं कहूंगा साथियों कि यहां पर आपका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। उसके बाद देखिए करके कहां 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन शुरू हुआ है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों तो तमिलनाडु आपका सही जवाब हो जाएगा, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश साथियों बना है। तो कौन सा बना है? मैं कहूंगा भारत, अपना भारत बना है। ठीक है, यानी कि 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश जो बना है वो अपना भारत बना है। एशिया के सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन साथियों कहां पर किया जाएगा? आपसे ये कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। किसका आयोजन? एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। उसके बाद देखिए 38 में राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो इसको साथियों तेजस्विनी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया साथियों? तेजस्विनी नाम दिया गया है। ये आपको यहां पर याद रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों यहां से आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो किस टाइप के साथियों सवाल आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं ये आप लोग यहां पर देखिएगा। रीजनिंग के कैसे सवाल साथियों पूछे जा रहे हैं। देखिए आपको एक आकृति दी जाएगी और इसमें 3 आपको दिए जाएंगे पार्ट। आपको दिया जाएगा चौथे पार्ट में साथियों कौन सी आकृति आएगी? ये वाली, ये वाली, ये वाली या साथियों ये वाली। अब देखिए यहां पर एक लाइन है और यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, तो यहां पर एक लाइन है। तो मैं कहूंगा यहां कहीं एक लाइन आएगी और ये सर्किल बना हुआ है तो उसके ऊपर सर्किल भी आएगा। तो साथियों सर्किल यहां पर कहीं नहीं दिख रहा है तो ये नहीं हो सकता। सर्किल आना चाहिए ऐसे करके, लेकिन ये ऐसे करके तो ये गलत हो जाएगा। एक या तो ये सही हो सकता है या साथियों आपका ये सही हो सकता है। दो में से कोई एक आपके यहां पर सही हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, अब देखिए ये जो है ना, ये
इसमें इसमें बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर का डिफरेंस है, एक ये चीज और एक ये चीज। ये बिल्कुल कोने पे लगा हुआ है ये, लेकिन ये थोड़ा हटा हुआ है, और मैं कहूंगा यहां पर भी हटा हुआ है, यहां पर भी हटा हुआ है, और यहां पर भी हटा हुआ है। तो मैं कहूंगा हटा हुआ वाला आएगा, और हटा वाला कहां पर आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी वाले में दिख रहा है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे भी सवाल साथों आपसे पूछे जा रहे हैं, कह रहे कि पहले ए बी है, ठीक है, उसके बाद x और w हो गया है, और उसके बाद e और f हो गया है, और उसके बाद आपको बताने कौन से दो लेटर आएंगे, और उसके बाद i और j होना चाहिए, और फिर साथियों p और o होना चाहिए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों क्या लॉजिक लगेगा, थोड़ा सोच कर मुझे बताइए। देखिए ए बी से एक्स डब्ल्यू पे जाने से बेहतर यह है कि आप ए से ई पर चले जाओ और बी से ई पर चले जाओ, सॉरी बी से एफ पर चले जाओ। क्यों? क्योंकि ए से ई पर जाओगे तो 4 बढ़ेगा, और बी से डब्ल्यू पर, बी से एफ पर जाओगे तब भी 4 बढ़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर ई से आई पर हम चले जाते हैं तब भी साथियों 4 बढ़ाना पड़ेगा, और एफ से जे पर जाते हैं साथियों तब भी 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा जब यहां पर 4 बढ़ाया गया है तो यहां पर भी 4 बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सातों x आपका क्या होता है? सातों x आपका 24 पर होता है। 24 पे जब आप सातों यहां पर 4 बढ़ा दोगे तो कितना आपका यहां पर साथियों हो जाएगा, बताइए। चलिए, तो x में जब साथियों 4 बढ़ाओगे तो y z a और b, तो b आ जाएगा यहां पर, लेकिन b आप देख पा रहे होगे ऑप्शन में कहीं पर नहीं है। तो ऐसा तो नहीं 4 इसमें घटाया जा रहा है। तो अगर x में साथियों जब हम 4 घटाते हैं तो t आता है, ठीक है। w में साथियों जब हम यहां पर 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपका s आ जाएगा। तो साथियों ts क्या यहां पर आना चाहिए? बिल्कुल ts ऑप्शन में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका अगर जवाब है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने के कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है, तो जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं। कहने के कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं, तो साथियों मान लेते इतनी स्क्रीन क्या हो जाएंगी? डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि सारे मॉनिटर डिस्प्ले हैं, सारे मॉनिटर साथियों जो है ना वो डिस्प्ले हैं। तो एक काम करिए, इसको थोड़ा बड़ा बनाइए फिर आप, ठीक है। कुछ स्क्रीन क्या हो गई? कुछ स्क्रीन आपकी साथियों यहां पर डिस्प्ले हो गई, ठीक है, डिस्प्ले हो गए। और क्या कहा जा रहा है कि सारे मॉनिटर डिस्प्ले हैं, तो ये साथियों आपके क्या हो गए? मॉनिटर हो गए। और कह रहे हैं कि सारे मॉनिटर बॉक्स हैं, तो ये सारे मॉनिटर जो है ना, ये सारे मॉनिटर क्या हो गए साथियों? सारे मॉनिटर बॉक्स हो गए। तो अब आपके कथन बन चुके हैं। तो अब आप निष्कर्ष को देख लीजिए और बता दीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहे हैं कि कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं, कुछ डिस्प्ले किधर गए? ये डिस्प्ले बॉक्स हैं, तो कुछ डिस्प्ले बॉक्स है, ये बात तो बिल्कुल सही है, कुछ डिस्प्ले बॉक्स है। कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, तो कुछ मॉनिटर स्क्रीन नहीं है। मॉनिटर ये है, स्क्रीन ये है, तो साथियों कुछ मॉनिटर स्क्रीन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि केवल एक अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। साथियों अगर आप साथियों अपने एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल को पास करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको अब से लेकर आपके एग्जाम तक करवा रहा हूं, सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको देखना है, क्योंकि सवाल जो आता है ना वो कॉन्सेप्ट पर आधारित आता है। जैसे कि इस सवाल की अगर बात करें, ऐसा ही सवाल आएगा लेकिन स्क्रीन की जगह पर कुछ और शब्द कर दिया जाएगा, डिस्प्ले की जगह पर कुछ और शब्द कर दिया जाएगा, मॉनिटर की जगह पर कुछ और शब्द कर दिया जाएगा। तो अगर आप ये सवाल पढ़ोगे तो इन शब्द की जगह पर चाहे कुछ कर दिया जाए, कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में है तो सवाल आप बहुत आराम से कर लोगे। ऐसी सवाल आएगा लेकिन नंबर थोड़े बहुत हो सकता हो इधर उधर हो। तो ये चीजें बेसिक चीजें साथियों अगर आप समझते हो तो मैं कहूंगा पेपर कोई बहुत मुश्किल नहीं है साथियों आरपीएफ के पेपर को पास करना। तो अगर आप साथियों अपने एग्जाम तक अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो मेरा मानना है कि पेपर आपका बहुत शानदार होगा। कहने कि असंगत मुझे बताइए कि इसमें से असंगत आपका कौन सा है साथियों, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 10 बढ़ाया गया है, ठीक है। 48 से 96 हो गया तो यहां पर 2 से गुणा की गई है, और 96 दुना होता है साथियों 192। तो मतलब यहां पर भी 2 से गुणा की गई, यहां पर भी 2 से गुणा की गई। तो एक काम करिए यहां पर भी आप 2 से गुणा करिए, और असंगत फिर पता क्या हो जाएगा? देखिए अगर साथियों यहां पर अगर, ठीक है, यहां पर अगर हम 2 से गुणा करें तो यहां पर हमें 24 रखना पड़ेगा। यानी कि क्या पता 38 जो लिखा हुआ ये असंगत हो, इस 38 की जगह पर 24 नंबर अगर आ जाता है तो 24 की 2 से गुणा कराओगे तो 48 आएगा, 48 की 2 से गुणा कराओगे 96 आएगा, 96 की 2 से गुणा कराओगे तो 192 आएगा। तो मैं कहूंगा असंगत कौन सा है? 38 नंबर यहां पर असंगत है, और 38 की जगह पर 24 आना चाहिए था। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कह रहे कि एक विशेष कोड में BANK को CBOL लिखा जाता है, CORE को DPSF लिखा जाता है, तो CARD को क्या लिखा जा सकता है साथियों, बताइए।
अब दिमाग चलाने की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं है, सीधा सा बी से सी हुआ है, ए से बी हुआ है, एन से ओ हुआ है, के से एल हुआ है, कि यहाँ पर भी वही हुआ है, बिल्कुल वही हुआ है, सी से डी और ओ से पी हुआ है। तो मैं कहूँगा डी के बाद डी, सी के बाद डी आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, आर के बाद एस आ जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है, डी बी एस ई, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि एक विशेष कोड भाषा में फॉर्मेट को टी क्यू एच एक्स ई क्यू लिखा जाता है, तो आप बताइए डिनर को क्या लिखा जा सकता है, बताइए। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे ना, तो एफ ओ आर, ठीक है, टी क्यू एच कैसे लिखा गया है। एक काम करिए, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई एफ होता है फिर एफ से टी किया जाएगा, 15 से क्यू किया जाएगा, ठीक है, आर से फिर आर, मतलब कम बढ़ती हो रहा है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, सब में वही लॉजिक थोड़ी ना लगता है। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, आप इनको इस प्रकार से जरा लिखिए, देखिए समझ में आता है या नहीं आता। अभी लॉजिक क्या लगा है देखते हैं साथियों, यहाँ पर टी क्यू एच और साथियों एक्स और साथियों ई और उसके बाद क्यू। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये एफ है, एफ में जब हम साथियों यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे तो एच हो जाएगा, आर है, आर में 2 बढ़ाएंगे तो टी हो जाएगा, ओ है, ओ में 2 बढ़ाएंगे क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर एम में 2 बढ़ाएंगे तो क्या क्यू होगा, एम में 2 नहीं बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 2 वाला लग रहा था, यहाँ पर 4 वाला लगेगा। टी में 4 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा, ए में 4 बढ़ाएंगे तो ई आएगा। तो यही चीज आपको यहाँ पर लगा लेनी साथियों, डी आई डबल एन ई आर, यानी कि साथियों अगर अब यहां पर देखिए 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा तो यहां पर पी आ जाएगा, यहां पर अगर बात करें डी में 2 बढ़ेगा तो एफ आ जाएगा, और आई है यहां पर 2 बढ़ेगा तो के आ जाएगा। तो पी के एफ कहां पर लिखा हुआ है, पी के एफ साथियों कहां पर, 2-3 ऑप्शन में लिखा हुआ है। खैर अब यहां पर 4 बढ़ाना है, 4 बढ़ाओगे तो वी आ जाएगा, इसमें साथियों 4 बढ़ाओगे तो आर आ जाएगा, इसमें 4 बढ़ाओगे तो आई आ जाएगा। तो आपको देखना है साथियों कि पी के एफ वी आई आर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ था, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए और दे दीजिए साथियों, इस सवाल का जवाब क्या होगा, यानी कि एल ए के पूर्व में है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये दिशा पूर्व होती है, ये दिशा उत्तर होती है, और ये दिशा दक्षिण होती है, और ये दिशा पश्चिम होती है, ठीक है ना। कह रहे कि ए के पूर्व में एल है, तो जो जो कहा जा रहा है वो कर दीजिए। ए के पूर्व, मान लीजिए साथियों ए हमने यहां पर बनाया और ए के पूर्व में एल है, तो पूर्व में एल हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कि बी के पश्चिम में आर है, तो बी के पश्चिम में आर है, अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। बी के पश्चिम में क्या कहा गया है, बी के पश्चिम में यहां पर आर कहा गया, अभी हमें नहीं पता है तो रोक दीजिए। यानी कि जो एल के दक्षिण में है, अच्छा एल के दक्षिण में है यहां पर बात कही गई, ये जो का मतलब पता क्या होता है, दूसरे वाले के लिए, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, यानी कि बी की बात चल रही है। एल के दक्षिण में कौन है, बी है, तो जाहिर सी बात है बी यहां पर आ जाएंगी, बिल्कुल। उसके बाद कह रहे हैं अच्छा देखिए बी के पश्चिम में आर है, तो बी के पश्चिम में कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो ये आपका यहां पर आर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी के पश्चिम में, ठीक है ना, बी के पश्चिम में आर है, बी के पश्चिम में आर हो गया, जो एल के दक्षिण में है, जो एल के दक्षिण में हो गया। कह रहे के जो कि आर और बी के मध्य में, अच्छा आर और बी के मध्य में कौन है, के है, तो के यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए के दक्षिण में है, ए के, अच्छा ए के दक्षिण में, तो एक काम आप ये करिए, एक काम आप ये करिए साथियों, ठीक है, ये आर है ना, ये इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, यानी कि ये चीज यहां पर लाई जाएगी, तो आर यहां पर बनेगा। और उसके बाद कहा गया था कि आर और बी के मध्य में कौन है, के है, तो के यहां पर आएगा, और कहा गया है कि ए के दक्षिण में, तो ए के दक्षिण में साथियों के है, यानी कि एल के संदर्भ में किस दिशा में है, आर, तो एल के संदर्भ में किस दिशा में आर साथियों, इस दिशा में है, तो ये दिशा क्या कहलाई जाती है साथियों, ये दिशा आपकी पश्चिम और दक्षिण कहलाई जाती है, पश्चिम दक्षिण कह लो या दक्षिण पश्चिम कह लो। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि कर्ण पूर्व दिशा में, ठीक है, कर्ण की अगर बात करें, कर्ण पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी पर
तय करता है? क्या, फिर से मैं आपको बतला देता हूं। कह रहे कि कर्ण पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी तय करता है और तब दाएं मुड़कर y मीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी क्या होगी? तो कुल मिला के इस कॉन्सेप्ट पर भी साथियों सवाल आपसे पूछा जा चुका है। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, जितना मैंने आपको बताया था उतना अगर आपको याद है तो आप इस सवाल को बहुत आराम से कर ले जाओगे। देखिए करके कर्ण पूर्व दिशा में, तो मान लीजिए कर्ण अभी यहां पर है, पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी चलता है तो इसको हमने x मीटर की दूरी चला दिया। कह रहे कि दाएं मुड़ता है तो दाएं मतलब सीधे हाथ में मुड़ता है तो इधर को मुड़ेगा और y मीटर की दूरी तय करता है, y मीटर की दूरी तय कर दिया। कह रहे कि तो बताइए कि प्रारंभिक बिंदु तक, यानी कि प्रारंभिक बिंदु तक के लिए सबसे छोटी दूरी क्या होगी? यानी कि यहां ये दूरी आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है साथियों, बताइए। अब देखिए इस पता, ये एक त्रिभुज बन गया है, ठीक है। तो त्रिभुज का एक सूत्र होता है साथियों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये लंब हो जाएगा, ये मान लीजिए आधार हो जाएगा, ठीक, ऊपर को हो गया थोड़ा सा बस, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली ऐसे होता है, ठीक है। और ये कर्ण हो जाएगा। तो इसको साथियों आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। देखिए कर्ण, आप ये कर्ण है तो कर्ण आपको ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एल एल कितना है, ठीक है, वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो अब साथियों क्या होगा, देखिए अब पता क्या होता है, कभी भी अगर स्क्वायर है उधर को, इस स्क्वायर को आपको हटाना है तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाता है, तो अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया था कि प्रारंभिक बिंदु तक की दूरी सबसे छोटी कितनी हो सकती है? कर्ण, ये कर्ण होता है तो कर्ण का मान कितना निकला है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में है ये। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ अंडर रूट में। खैर अगले नंबर का सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है, इस सवाल को देख लीजिए और बता दीजिए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि 5 व्यक्ति हैं पी क्यू एक्स वाई जेड एक कतार में बैठे हैं और सभी का मुख उत्तर की तरफ है। तो साथियों मान लेते 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 लोग बैठे हैं और सभी का मुख की अगर बात करें किस तरफ है साथियों? उत्तर की तरफ है सभी का मुंह, ये भी आपको याद रखना है। चलिए कह रहे हैं कि x और y के बीच में कौन बैठा है? x बैठा है, लेकिन q और p किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब अच्छा इसको भी पढ़ लो जरा। कह रहे कि y बाईं ओर कतार के अंतिम छोर पर बैठा है, बाईं ओर बैठा है y, यानी कि y यहां पर बैठा है और अंतिम छोर पर बैठा है, ठीक है। और q y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब जरा इस पर आओ साथियों, क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि Q और P के बीच में बैठा है X। तो एक काम आप ये करो, आप यहां पर 2 लाइंस बनाओ, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। क्या कहा गया था? कह रहे कि Q और P के बीच में बैठा है X। और तो एक काम करिए, मान लीजिए साथियों आपने क्या, Q और P कहा गया है, तो Q और P एक काम करिए साथियों, ठीक है, यहां पर पी क्यू आप बना लीजिए और यहां पर आप क्या बना लीजिए? क्यू और पी यहां पर बना लीजिए, कुछ भी सही हो सकता है, क्योंकि ये तो कहा गया है कि लेकिन क्यू और पी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। क्यू और पी अंतिम छोर पर नहीं है तो जाहिर सी बात है यहीं पर होंगे। और इनके बीच में कौन है? एक्स है, तो यहां पर साथियों एक्स आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने के ये हो चुका है। कहने के वाई बाई और कतार के अंतिम छोर पर है, वाई बाई और कतार पर अंतिम छोर पर है। और क्यू जो है ना वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कहने के क्यू जो है ना, ये क्यू वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो साथियों क्यू वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वाई आपका ये है, ये तो ये गलत हो जाएगा, यहीं पर से गलत हो गया साथियों। तो वाई पी एक्स क्यू और यहां पर जो एक बचा हुआ है वो क्या है? जेड है, तो जेड यहां पर आ जाएगा। तो सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जोड़ी चरम छोरों पर है? चरम छोरों पर इधर एक वाई है और इधर जेड है, तो वाई जेड आपका आंसर हो जाएगा। वाई जेड कह लो या जेड वाई कह लो, बात एक ही है। तो इस प्रकार का ये सवाल आपकी समझ में आया ना साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल डायरेक्शन का सवाल है। कह रही कि एक स्त्री एक बिंदु से चलना शुरू करती है, मान लीजिए यहां से चलती है और 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, तो 15 किलोमीटर ये दक्षिण की तरफ चली गई और वो बाएं मुड़ जाती है और 12 मीटर, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा ये कुछ नहीं है, 12 मीटर चलती हैं, ठीक है। तो वो बाएं मुड़ गई, ठीक है, बाएं मुड़ जाती हैं, क्या कहा गया है? बाएं मुड़ती हैं और साथियों 12 चलती हैं, तो बाएं मुड़ के 12 चला दिया। कहेंगे फिर वो दाएं मुड़ती हैं और 5 किलोमीटर चलती हैं, 5 किलोमीटर नहीं 5 मीटर चलती हैं, तो 5 मीटर चला दिया। यानी आखिर में वो पलटती हैं और 20 मीटर चलती हैं। पलटती हैं मतलब अभी वो इधर जा रही थी, अब वो इधर जाने लगेंगी, पलट जाती हैं और 20 चलती हैं, तो 20 चल के कुल मिला के यहाँ पर आ जाएंगी वो, क्योंकि 5 ये हो गया आपका और मान लीजिए 15 आपका ये हो गया, ठीक है। तो 20 कुल मिला के दूरी हो गई है,
ठीक है, तो कह रहे हैं कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि आरंभिक बिंदु ये थी, इसमें कितनी दूरी पर है कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए जो दूरी ये होगी वही दूरी ये होगी, ये दूरी 12 है तो ये भी दूरी 12 मीटर हो जाएगी, यानी कि 12 मीटर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों आप मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर देते हैं तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब इस सवाल की अगर बात करते, कथन आपके सामने है। कथन में कहा गया है कि यदि आप टंकण में निपुण हैं, टंकण में एक्सपर्ट हैं, तो हम आपको लिपिय श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। एक ये कंपनी का विज्ञापन है, कंपनी ये कह रही है। उसके बाद पूर्व अनुमान आपके यहां से शुरू होते, पूर्व अनुमान 1 और पूर्व अनुमान 2, ठीक है ना। अब बताना है कौन सा पूर्व अनुमान सही है। कह रहे कि लिपिक के लिए एक रिक्त पद है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं ना कि आप अगर टंकण में निपुण है तो हम आपको लिपिय श्रेणी में भर्ती कर लेंगे, तो यानी कि वैकेंसी है, रिक्त पद है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि कंपनी केवल टंकण जानने वालों को ही भर्ती करेगी। अब देखिए यदि आप टंकण में निपुण हैं, ठीक है, टंकण में यहां पर जो कहा गया है वो तो ये कहा है कि भैया अगर आप टंकण में निपुण हैं तो आपको हम भर्ती कर लेंगे, तो कंपनी केवल टंकण जानने वालों को भर्ती करेगी, ये बात भी बिल्कुल सही, क्योंकि वो कह रही है कि अगर टंकण वाले हो तब आना वरना मत आना। तो मैं कहूंगा पूर्व अनुमान 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हो जाएगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है। कह रहे कि एक कूट भाषा में पिंक को ब्लू, मतलब पिंक के मायने ब्लू हैं, मतलब पिंक को ब्लू लिखा जाता है, ब्लू को येलो लिखा जाता है, येलो को रेड लिखा जाता है और रेड को व्हाइट लिखा जाता है, व्हाइट को ब्लैक लिखा जाता है। तो मोल का रंग क्या होगा? अरे भाई मोल का रंग यहाँ पर क्या होता है? मोल मतलब होता है तिल, और मोल का रंग होता है साथियों ब्लैक, तो यहाँ पर ब्लैक लिखा जाएगा। लेकिन ब्लैक को यहाँ पर क्या कहा गया है? ब्लैक को एक तरीके से यहाँ पर व्हाइट कहा गया, क्योंकि व्हाइट के मायने ब्लैक हैं तो ब्लैक के मायने व्हाइट है, तो व्हाइट आपका कुल मिला के आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि HLPT को EOMW लिखा जाता है, तो SWAE को क्या लिखा जाएगा? ये आपको कुल मिला के यहां पर मुझे बताना है, बताइए। अब देखिए प्लेस वैल्यू अगर हम बात करें, H 8 पर होता है, L 12 पर होता है, P 16 पर होता है, T 20 पर होता है, ठीक है। उसके बाद E की बात करें, E और OE 5 पर होता है, O 15 पर होता है, M साथियों 13 पर होता है, W 23 पर होता है। अब यहां पर देखिए ये 8 से 5 हुआ यानी कि 3 घटाया गया, ये 12 से 15 हो गया 3 बढ़ाया गया, यानी कि पहले 3 घटाया गया फिर 3 बढ़ाया गया, फिर 16 से 13 हुआ है 3 घटाया गया और फिर से साथियों 3 बढ़ा दिया गया। तो मैं कहूंगा यही लॉजिक यहां पर लगेगा, पहले 3 इसमें घटा है तो पहले 3 इसमें घटाओगे तो साथियों आपका क्या आ जाएगा? एस में 3 घटाओगे तो पी आ जाएगा, ठीक है। और डब्ल्यू में 3 बढ़ाओगे तो साथियों जेड आ जाएगा, ठीक है। ए में 3 अगर घटाओगे तो एक्स आ जाएगा और ई में 3 बढ़ाओगे तो एच आ जाएगा। तो ये कहां पर लिखा हुआ है? पी जेड एक्स एच कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देख लीजिए और बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि जडेजा उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलकर बाएं ओर मुड़ जाती, तो जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। तो मान लीजिए साथियों जडेजा यहां पर है, जडेजा उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलती हैं और बाएं ओर मुड़ जाती हैं, तो साथियों हमने इनको बाएं ओर मोड़ दिया और 7 किलोमीटर चलती हैं, 7 किलोमीटर चल गई है। कहेंगे फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती हैं, तो 3 चलेंगी यहां तक और 3 चलेंगी यहां तक, यानी कि 6 किलोमीटर चलती, और फिर वो फिर से बाईं ओर मुड़कर 7 चलते हैं, यानी कि बाएं ओर मुड़कर 7 चलेंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर पहुंच जाएंगी। यानी कि जडेजा का मुंह किस दिशा में है? तो जडेजा का मुंह तो साथियों इस दिशा में, और ये दिशा क्या होती है? ये दिशा पूर्व कहलाई जाती है। तो कुल मिला के अगर बात करें पूर्व आपका जिनका भी आंसर है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक किशोर मिश्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों? कहते हैं कि इनके पिता की एकमात्र पुत्री के पति मेरे ससुर हैं। कह रहे कि किशोर मिश्र की पत्नी उस व्यक्ति से साथियों कैसे संबंधित होगी, आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहां पर सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा जा रहा है, तो मान लीजिए वो व्यक्ति ये हो जाएगा। व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है साथियों? किशोर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं साथियों? मान लीजिए किशोर कह रहे हैं, तो किशोर मिश्र क्या कह रहे हैं? किशोर मिश्र का कहना क्या है साथियों? कह रहे हैं कि इनके पिता यानी कि इस व्यक्ति के पिता, तो इस व्यक्ति के पिता कौन हो गए? ये हो गए इस व्यक्ति के पिता की एकमात्र पुत्री, तो इस व्यक्ति के पिता की एकमात्र पुत्री, ठीक है, इस व्यक्ति की कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी। इस व्यक्ति के पिता की एकमात्र पुत्री के पति, यानी कि इनके पति की बात चल रही है, इनके पति की बात चल रही है। इनके पति जो है ना मेरे ससुर हैं। अच्छा इनके ससुर हैं,
किशोर मिश्र कह रहे हैं कि इनके पिता की एकमात्र पुत्री के पति मेरे ससुर। अब इनके ससुर हैं, ये इनके ससुर हैं, मतलब क्या, मतलब ये कि इनकी कोई पत्नी होंगी, इस पत्नी के पिताजी हैं साथियों ये, तभी तो ऐसा हो पाएगा। तो कहा जा रहा है कि किशोर मिश्र की पत्नी का यानी कि इनका उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो भाई पिताजी हो गए, ठीक है, पिताजी हो गए एक तरीके से। उस किशोर मिश्र की पत्नी का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी कि वो व्यक्ति क्या कहेगा इनको, तो भाई साहब व्यक्ति क्या कहेगा, ये बहन हो गई, बहन के पति कौन हो गए, यानी कि जीजा जी हो गई, तो बहन की ये एक तरीके से पुत्री ही तो है, तो बहन की पुत्री को क्या कहा जाता है, बहन की पुत्री को भांजी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां से साथियों आपके सामने अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो जितने सवाल रीजनिंग के आएंगे आपके एग्जाम में, उतने ही सवाल मैथ के आपके एग्जाम में आएंगे। तो इन सभी सवालों को देखिए, इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, कहा जा रहा है कि 3 घंटियां हैं जो क्रमशः 30, 45, 60 सेकंड यानी कि, ठीक है, इतने अंतराल पर बजती है। पहली घंटी बजती है 30 सेकंड, उसके बाद 45 सेकंड, फिर 60 सेकंड बाद बजती है। तो कहने कि अगर वे सभी एक साथ दोपहर में 1 बजे बजती हैं तो वो एक साथ दोबारा किस समय बजेगी, 1:30 बजे, 1:12 पर, 1:24 पर, या 1:03 पर। कभी भी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भाई इतने सेकंड इतने सेकंड इतने सेकंड के अंतराल पर घंटियां बजती हैं, तो वो 1 बजे बज रही हैं या 12 बजे बज रही हैं, 2 बजे बज रही हैं, तो वो अगली बार दोबारा एक साथ कब बजेगी। तो ये जो 3 जितनी भी ये संख्या है इनका आपको एलसीएम निकालना होता है, सबसे पहला काम आपको यही करना होता है। तो इनका साथियों आप क्या एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से कट करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ पर 45 का 45 रहेगा, यहाँ पर साथियों 30 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे 15, 45 का 45, ये 15 आ गया। अब 3 से इसको कट कर लीजिए, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 हो गया। अब इसको 3 से कट कीजिए, 5, 5, 3 पंजे 15 और 5, अब 5 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 तियां कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। और 36 पंजे कितने हो जाएंगे देखकर मुझे बता दीजिए एक बार, 36 पंजे कितने हो जाएंगे, 6 पंजे 30 और 5 तियां 15 यानी कि 18 हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 180 सेकंड के बाद घंटियां बजेंगी, यानी कि अगर घंटियां 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो वो अगली बार कब बजेंगी, 18 सेकंड बाद बजेंगी। 18 सेकंड कह लो या साथियों 3 मिनट कह लो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यानी कि अगर 1 बजे बज रही हैं तो अगली बार वो 1:03 पर बजेंगे। तो 1:03 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल कह रहे कि आनंद और रवि एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। कह रहे कि रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिन में करते हैं और चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिन में करते हैं। तो कहने कि रवि अकेले अगर उसी काम को करता है तो उसको कितने दिन लगते हैं। देखिए अब जो जो कहा जा रहा है वो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। आनंद और रवि एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो आनंद के लिए ए लिख लेते हैं और रवि के लिए आर लिख लेते हैं। ये दोनों एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहेंगे रवि और चिन्मय, ठीक है, तो ये रवि हो गए और ये कौन हो गए, चिन्मय हो गए। ये एक काम को उसी काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है, 16 दिन में ये लोग कर लिए। और कह रहे हैं जबकि चिन्मय और आनंद यानी कि चिन्मय और आनंद उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 48 दिनों में करते हैं। तो कहा आपसे जा रहा है कि अगर रवि अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन में लगेगा। देखिए आपको यहां पर एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो साथियों तीनों से कट जाए, तो मैं कहूंगा वो नंबर 48 हो जाएगा। 12 चौक 48, 16 तियां 48, 48 एकम 48। कहने का मतलब साथियों अगर बात करें तो ये है कि भैया जो है वो ए और आर एक दिन में 4 काम करते हैं, आर और सी एक दिन में 3 काम करते हैं और सी और ए एक दिन में 1 काम करते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करें डेली ये तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं साथियों, डेली ये तीनों मिलकर 8 काम कर सकते हैं। कितना काम कर सकते हैं, 8 काम कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर 2 बार आर है, 2 बार ए है, 2 बार सी है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि 2 और ब्रैकेट में, ठीक है, ए हो जाएगा, आर हो जाएगा और साथियों सी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो अब अगर बात करें साथियों देखिए ए प्लस आर प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग होगा तो 4 आ जाएगा। यानी कि ए आर और सी एक दिन में एक तरीके से 4 काम करते हैं, ठीक है ना, 4 काम करते हैं। तो कहा जा रहा है कि रवि अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए रवि किसमें नहीं है, रवि इसमें नहीं है, तो अगर साथियों ए प्लस आर प्लस सी में से आप सी माइनस ए,
ठीक है, C माइनस A घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा रवि का कार्य कितना है। और ये दोनों मिलकर एक काम करते हैं, तो ये दोनों मिलकर एक काम करेंगे और तीनों मिलकर 4 काम करेंगे, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, 3 हो जाएगा। यानी कि रवि एक दिन में 3 काम करता है और टोटल काम कितना है, 48। तो टोटल काम 48 है और रवि एक दिन में 3 काम करता है, यानी कि 16 दिन में साथियों वो काम कर पाएगा रवि। तो इस प्रकार आपका जवाब जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, 16 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए साथियों, कह रहे कि 65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है और 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस, ठीक है, क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है, ये कुछ नहीं है। समूह में हर कोई दो में से कम एक खेल को पसंद करता है, तो कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं, मुझे बताइए। देखिए इस सवाल को आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं साथियों। मान लीजिए आपके ये क्या हो गए, ये क्रिकेट वाले लोग हो गए, तो कहा जा रहा है कि 65 लोग हैं टोटल, इसमें से 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है। तो केवल अगर 40 लोगों को क्रिकेट पसंद है तो ये क्रिकेट वाले हो गए, और ये 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है। और कह रहे हैं कि 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं, तो मान लीजिए ये टेनिस वाले हो गए। ये 10 लोग ऐसे हो गए जो टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है ना। तो कितने लोग सिर्फ टेनिस खेलते हैं, तो कितने लोग टेनिस खेलते हैं, अच्छा सिर्फ नहीं, टेनिस लोग कितने खेल खेलते हैं। देखिए टोटल लोग 65 थे, 40 लिख दिए, 10 लिख दिए, 50, अब यहाँ पर 15 ही तो लिख गए। तो कुल मिला के टेनिस एक तो ये 15 लोग खेलते हैं और ये 10 लोग खेलते हैं, तो 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, यानी कि 25 लोग जो है ना वो टेनिस खेलते हैं। और 25 लोग कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि अगर एक संख्या 50% दूसरी संख्या, क्या साथियों, कहा जा रहा है कि अगर एक संख्या, मान लीजिए वो संख्या x है, इस संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है, दूसरी संख्या मान लीजिए y है, तो उनका अनुपात क्या होगा, यानी कि x अनुपात y आपको बताना है। अब देखिए x, ठीक है, अब ये y मान लीजिए x के नीचे आ जाएगा और ये इधर 100 इधर चला जाएगा, 50 इसके नीचे आ जाएगा 100 और ये 50 हो गया। 50 से कम 50 और 50 दूना, तो कुल मिला के x अनुपात y कितना आ गया, ए 2 अनुपात 1 आ गया। 2 अनुपात 1 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए साथियों, आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि 25,000 रुपए की राशि को 4%, 5% और 6% पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हुए 3 साल के लिए जमा किया गया है। 3 वर्षों के अंत में राशि कितनी हो जाएगी। तो यहां पर साथियों इस सवाल में क्या है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। 25,000 रुपए थोड़ी ना, ये साथियों 2,50,000, 2,50,000 रुपए हैं। ठीक है भाई, 2,50,000 रुपए हो गए आपके, ठीक है भाई, 2,50,000 रुपए। इनको 4% पर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष साथियों 6% पर संयोजित 3 साल के लिए जमा किया जाता है। तो साथियों 3 वर्षों के बाद जो राशि हो जाएगी वो मिश्रधन कितना हो जाएगा, देखिए, ठीक है, 1 प्लस पहला दर कितनी है साथियों, 4% है, तो 4 बटे यहाँ पर 100 आ गया। ठीक है, दूसरी अगर बात करें, दूसरे वर्ष के लिए 5 है ना, तो 5 बटे 100 आ गया। तीसरे वर्ष के लिए 1 प्लस 6/100 ये आ गया, 3 वर्षों के लिए हो जाएगा। अब इसको अगर कट करें साथियों, देखिए कैसे कट करेंगे आप, ठीक, ये आपका 4 एकम 4, यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 से कम 25, ठीक है, 25 से कम 25, 25 और एक 26 बटे 25 आ गया, यहाँ पर 26 बटे यहाँ पर क्या आ गया साथियों, 25 आ गया, और गुणा में क्या आ गया, 2,50,000 यहाँ पर आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसी प्रकार अगर इसको करें, 5 एकम 5, यहाँ पर 20 आ गया, 20 एकम 20 और 21 बटे 20 आ जाएगा, 21 बटे 20 आ गया। इसको अगर कट करें 2 तियां और यहाँ पर 50 आ जाएगा, यानी कि ये 53 बटे 50 आ जाएगा, 53 बटे 50 यहाँ पर आ चुका है। अब साथियों इसको आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए इस जीरो से आपने क्या किया, जीरो से जीरो कट करने की कोशिश की, इस जीरो से आपने ये जीरो कैंसिल किया और इस जीरो से आपने ये जीरो कैंसिल किया, और 5 एकम 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी कि 500 आ जाएगा। इस 2 से अगर कट करोगे तो साथियों यहाँ पर 250 आ जाएगा। अब इससे अगर कट करो, ये 25 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 बचेगा, तो वो दो यहाँ पर जीरो लगा दो, यानी कि अब आपके पास 260 गुणा 21 गुणा 53 53 बचा है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप साथियों कैलकुलेट भी कर सकते हो, और कैलकुलेटर से मैं करके बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा समय की आपकी बचत हो जाएगी।
260 गुणा 21 गुणा फिर 53 हो जाएगा, यानी कि 2,89,380, 2,89,380 हो जाएगा। कैसे करोगे भाई, 26 गुणा 21 से फिर जो है उसकी गुणा 53 से कर देना बस। तो ये कहां पर लिखा हुआ है, 2,89,380 साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।